नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज के वीडियो को प्रारंभ करने से पहले सभी दोस्तों का हार्दिक अभिवादन, सुस्वागतम। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको कहना क्या है, आप जो सब्सक्राइबर का लाल बटन है उसको दबा करके काला कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना तो न भूलें। चलिए चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। और आज का अपना टॉपिक है हिंदी साहित्य के 54 प्रश्नों का, और उसमें अमृतलाल नागर से संबंधित प्रश्न हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी से संबंधित प्रश्न हैं, और साथ ही साथ अन्य प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, महादेव वर्मा से संबंधित भी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ? 1915 में। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की सबसे प्रसिद्ध कहानी है, और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी किसकी पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? तो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई मार्मिक कहानी है, यानी मर्म को छूने वाली कहानी है, हृदय को स्पर्श करने वाली कहानी है। कछुआ धर्म निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ये निबंध संग्रह है जिसका नाम है कछुआ धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुखमय जीवन कहानी के लेखक का नाम बताइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये कहानी है सुखमय जीवन। अगला प्रश्न अपना है मारे सी मोही कुठाव। मारे सी मोही कुठाव निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ये निबंध संग्रह है मारे सी मोही कुठाव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ? तो 1883 में जयपुर में हुआ था। 1883 में जयपुर में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ? तो निधन देखते हैं 1922 में 39 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, यानी बहुत ही अल्प आयु में इनका निधन हो गया था 1922 में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस पत्र का संपादन किया था? समालोचक मासिक पत्र का संपादन किया था। तो समालोचक जो मासिक पत्र था उसका संपादन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक का नाम बताइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, वो बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं। और दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने मात्र 3 ही कहानियाँ लिखी, और वो भी यानी काफ़ी प्रसिद्ध कहानियाँ रही, जिसमें सबसे प्रसिद्ध हिंदी साहित्य की फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित कहानी है, उसका नाम है उसने कहा था। अगर पूछ लिया जाए कि फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सी है, तो उसने कहा था है बुद्धू का कांटा भी उन्होंने लिखी और सुखमय जीवन लिखी, यानी 3 कहानियां लिखी। उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, तीनों कहानियां अपने आप में मोस्ट हैं। कम लिखा लेकिन बहुत शानदार लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र का नाम बताइए। तो उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र हैं लैना सिंह। लैना सिंह की ये प्रमुख रूप से पहचान दिलाने वाली कहानी है, और इसमें जो प्रमुख पात्र है वो लैना सिंह है। तो उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र है वो लैना सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है उसने कहा था कहानी में लड़के और लड़की का मिलन कहाँ पर होता है? तो अमृतसर के एक बाजार में होता है। उसने कहा था कहानी में लड़के और लड़की का मिलन कहाँ पर होता है? तो अमृतसर के एक बाजार में होता है। उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन है? विदूषक कहते हैं मस्करे को, या जो मजाकिया स्वभाव का होता है उसको। तो वजीरा सिंह है वो पलटन का विदूषक कहलाता था, यानी मस्करा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है उसने कहा था कहानी का पात्र कहाँ का रहने वाला था? यानी लैना सिंह कहाँ का रहने वाला था? तो लैना सिंह माझे का रहने वाला था। उसने कहा था कहानी का पात्र लैना सिंह है वो माझे का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है उसने कहा था कहानी की लड़की कहाँ की रहने वाली थी? मगरे की रहने वाली थी। मगरे की रहने वाली थी, यानी जिसको सूबेदारनी के नाम से संबोधन दिया गया है आगे, और शुरू में पहले अंक में उसको लड़की के नाम से संबोधन दिया गया है। तो ये जो है वो मगरे की रहने वाली थी। नेक्स्ट है लैना सिंह के भाई का क्या नाम था? कीरत सिंह। कीरत सिंह था लैना सिंह के भाई का नाम। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी के पात्र सूबेदार हजारे सिंह के पुत्र का क्या नाम था? बोधा सिंह था। तो उसने कहा था कहानी के पात्र सूबेदार हजारा सिंह के पुत्र का नाम बोधा सिंह था। निहार काव्य संग्रह की कवयित्री का नाम बताइए। महादेव वर्मा का ये काव्य संग्रह है निहार।
चलिए नेक्स्ट, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है अपना प्रश्न है। तो उत्तर देखते हैं, महादेव वर्मा को कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा है वो महादेव वर्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रश्मि काव्य संग्रह की कवयित्री का नाम बताइए। महादेव वर्मा का ये काव्य संग्रह है जिसका नाम है रश्मि। अतीत के चलचित्र महादेव वर्मा की किस विधा की रचना है? तो संस्मरण रेखा चित्र विधा की ये रचना है। अतीत के चलचित्र महादेव वर्मा की संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, श्रृंखला की कड़ियां निबंध संग्रह की लेखिका का नाम बताइए। तो ये महादेव वर्मा का निबंध संग्रह है, काफी प्रसिद्ध निबंध संग्रह है जिसमें स्त्री विमर्श पर प्रकाश डाला गया है और साथ ही साथ ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो ये प्रश्न अपने आप में मोस्ट है। श्रृंखला की कड़ियां हैं उसमें सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि इस पर किस विषय पर प्रकाश डाला गया है, तो इसमें स्त्री विमर्श की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नीरजा काव्य संग्रह की कवयित्री का नाम बताइए। महादेव वर्मा का काव्य संग्रह है नीरजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सांदे गीत काव्य संग्रह की कवयित्री का नाम बताइए। तो ये महादेव वर्मा का काव्य संग्रह है जिसका नाम है सांदे गीत। चलिए फटाफट चलते हैं आगे, पथ के साथी महादेव वर्मा की किस विधा की रचना है? तो महादेव वर्मा की ये संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं संस्मरण और रेखा चित्र दोनों का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये जो महादेव वर्मा के संस्मरण और रेखा चित्र हैं उनमें अंतर करना बहुत ही मुश्किल है, यानी पता नहीं चलता कि कौन सा संस्मरण है और कौन सा रेखा चित्र है। संस्मरण में भी उन्होंने शब्दों का रेखा चित्र बना दिया है और इनके जो ये संस्मरण रेखा चित्र हैं वो सारे स्मृति पर तो आधारित ही हैं, साथ में उनमें रेखा चित्र की विशेषताएं भी है, तो उनको अलग करना क्या है बहुत मुश्किल है। और जो पथ के साथी महादेव वर्मा की संस्मरण विधा की रचना है या रेखा चित्र विधा की रचना है, इसमें अपने जीवन में जिन जिन साहित्यकारों का सानिध्य प्राप्त हुआ या जिन जिन साहित्यकारों के सानिध्य के साथ वे आगे बढ़ी और अपने लेखन में एक तरह से उनको सचित्र वर्णन किया यानी संजोया, तो उनका वर्णन है जैसे निराला है, पंथ है, इनका चित्रण इन्होंने काफी अच्छा किया है। चलिए नेक्स्ट, दीपशिखा काव्य संग्रह की कवयित्री का नाम बताइए। महादेव वर्मा का ये काव्य संग्रह है जिसका नाम है दीपशिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया? तो यामा काव्य संकलन के लिए महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला अपना प्रश्न है, साहित्यकार की आस्था एवं अन्य निबंध। यहाँ पर की पढ़ें आप, ये के स्थान पर की पढ़ें, साहित्यकार की आस्था एवं अन्य निबंध रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये महादेव वर्मा की रचना है साहित्यकार की आस्था एवं अन्य निबंध। मेरा परिवार संस्मरण रेखा चित्र रचना की लेखिका का नाम बताइए। तो लेखिका का नाम महादेव वर्मा है और मेरा परिवार में महादेव वर्मा ने जीवन में जो पशु पक्षी जीव जंतु आदि पाले और उनकी जो स्मृतियां थी उनको जो संजोया है, उनका वर्णन किया है। वो जो सारे के सारे संस्मरण हैं या रेखा चित्र हैं वो मेरा परिवार में संकलित हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, महादेव वर्मा का जन्म कब हुआ? 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में महादेव वर्मा का जन्म हुआ था। महादेव वर्मा के काव्य में किसकी प्रधानता है? वेदना और करुणा की प्रधानता है। वेदना और करुणा की प्रधानता मुख्य रूप से पाई जाती है महादेव वर्मा के काव्य में। चलिए, स्मृति की रेखाएं संस्मरण रेखा चित्र रचना के रचनाकार का नाम बताइए। महादेव वर्मा की रचना है स्मृति की रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, महादेव वर्मा के गोरा रेखा चित्र में किसका वर्णन किया गया है? तो महादेव वर्मा के गोरा रेखा चित्र में गोरा गाय के अंतरंग एवं बाह्य सौंदर्य के साथ मानवीय संवेदना का चित्रण किया गया है। तो गोरा गाय के अंतरंग एवं बाह्य सौंदर्य के साथ मानवीय संवेदना का चित्रण किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और बता दूं कि प्रश्नों के एक विस्तृत भंडार को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप भास्कर बीरबल सिंह चैनल को सर्च करें, यानी आपको नाम बोलना है, सिर्फ आप बोल करके सर्च कर लें भास्कर बीरबल सिंह, तो आपके सामने यानी हजारों हजार प्रश्नों का एक संकलन उपस्थित हो जाएगा यूट्यूब पर। इसके साथ ही दूसरा जो चैनल है भास्कर सरोज हिंदी एजुकेशन, यानी भास्कर सरोज हिंदी एजुकेशन चैनल
पर भी आप सर्च करोगे तो भी आपके सामने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का एक विशाल भंडार आपके सामने आएगा। और आप अगर व्याकरण से संबंधित टॉपिक देखना चाहते हो तो आप ये जो परिचय हिंदी साहित्य, भास्कर बीरबल सिंह, भास्कर सरोज, हिंदी एजुकेशन, इन तीनों चैनलों के जो ग्रामर पोर्शन है प्लेलिस्ट में, वहां पर जाइए और आपको मिलेगा। यानी आमतौर पर चाहे मैं कहीं भी किसी भी चैनल पर काम करूं, मैं प्लेलिस्ट में आमतौर पर इन तीनों चैनलों में जो है वो वीडियो डालता रहता हूं। तो ग्रामर जो है हिंदी की व्याकरण है, उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर व्याकरण का जो भाग है उसमें देखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गाय करुणा की कविता है, ये कथन किसका है? ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है और गोरा नामक संस्मरण रेखा चित्र में इसका वर्णन है। गाय करुणा की कविता है, ये कथन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है। चलिए, सेठ गोविंदास के नाटकों के नाम बताइए। सेठ गोविंदास के नाटकों के नाम है प्रकाश, कर्तव्य, नवरस। प्रकाश, कर्तव्य और नवरस, ये सेठ गोविंदास के नाटक हैं और विशेष तौर से सेठ गोविंदास हैं वो एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो 3 नाटकों के नाम भी हम देख लेते हैं, प्रकाश है, कर्तव्य है, नवरस है। चलिए, सेठ गोविंदास के एकांकी संग्रहों के नाम बताइए। तो ये आपको याद रखने ही रखने हैं। सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पथ। तो 4 एकांकी संग्रह हैं सेठ गोविंदास के, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। सेठ गोविंदास के प्रमुख उपन्यासों के नाम बताइए। तो 3 उपन्यास आप अपने सामने प्रकट हो रहे हैं, चंपावती, कृष्णलता और सोमलता। तो ये सेठ गोविंदास के तीनों उपन्यास हैं, चंपावती, कृष्णलता और सोमलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेठ गोविंदास का जन्म कब हुआ? 1896 में सेठ गोविंदास का जन्म हुआ था। 1896 में सेठ गोविंदास का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, सेठ गोविंदास को पद्म भूषण अलंकार से कब सम्मानित किया गया? 1961 में सेठ गोविंदास को पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया गया था। चलिए, अमृतलाल नागर का जन्म कब हुआ? 1916 में अमृतलाल नागर का जन्म हुआ था, 1916 में। बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष। तो बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष। और भी रचनाएं हैं, नीचे चलते हैं। मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल, खंजन नैन, एकदा नैमिषारण्य। उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। तो एक बार पुनः देख लीजिएगा। बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल, खंजन नैन, एकदा नैमिषारण्य। उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। अमृतलाल नागर के ये उपन्यास हैं सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाटिका, अवशेष, पीपल की परी, एक दिल हजार अफसाने, यानी 4 कहानी संग्रह हैं। वाटिका, अवशेष, पीपल की परी, एक दिल हजार अफसाने। कहानी संग्रहों के लेखक का नाम बताइए। तो ये अमृतलाल नागर के कहानी संग्रह है। वाटिका, अवशेष, पीपल की परी, एक दिल हजार अफसाने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमृतलाल नागर द्वारा रचित जीवनी संग्रह का नाम बताइए। तो जीवनी संग्रह कह सकते हैं या जीवनी साहित्य भी कह सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु नामक इन्होंने जीवनी साहित्य की रचना की थी। इनके द्वारा लिखित जो जीवनी है उसका नाम है चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट है, अमृतलाल नागर द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम बताइए। तो साहित्य और संस्कृति इनके निबंध संग्रह का नाम है। साहित्य और संस्कृति निबंध संग्रह उसका नाम है, नहीं, लेखक का नाम है अमृतलाल नागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चकलस व्यंग्य संग्रह के लेखक का नाम बताइए। काफी प्रसिद्ध ये रचना है और इसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर की ये काफी प्रसिद्ध रचना है चकलस। हमारे युग निर्माता और सतखंडी हवेली का मालिक, ये बाल साहित्य है। हमारी युग निर्माता, सतखंडी हवेली का मालिक और आदि बाल साहित्य के लेखक का नाम बताइए। तो ये दोनों रचनाएं हैं, ये अमृतलाल नागर की बाल साहित्य संबंधी रचनाएं हैं जिनके नाम हमारे युग निर्माता, सतखंडी हवेली का मालिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानस का हंस उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? तो ये तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। मानस का हंस है वो तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट है, खंजन नैन उपन्यास के किसके जीवन पर आधारित है? खंजन नैन
तो ये सूरदास जी के जीवन पर आधारित है। सूरदास जी के जीवन पर आधारित है ये उपन्यास खंजन नयन। चलिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुखमय जीवन कहानी किस पत्र में छपी थी? सुखमय जीवन कहानी वो किस पत्र में छपी थी? तो ये भारत मित्र पत्र में 1911 में प्रकाशित हुई थी। तो सुखमय जीवन कहानी है वो भारत मित्र पत्र में सन 1911 में प्रकाशित हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर विचार करते हैं। जयपुर वेधशाला के जीर्णोद्धार का कार्य किसने संभाला था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जयपुर वेधशाला के जीर्णोद्धार का कार्य संभाला था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिताजी का क्या नाम था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिताजी का नाम पंडित शिवराम शास्त्री था। शिवराम शास्त्री जी था इनके पिताजी का नाम। नेक्स्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने समालोचक पत्र का संपादन कब से आरंभ किया? 1902 से इन्होंने आरंभ किया था समालोचक पत्र का संपादन। नेक्स्ट है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। यह काफी मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट टू मोस्ट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट, कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसकी रचना की थी? तो जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स की रचना की थी। जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स की रचना की थी कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। चलिए, उसने कहा था कहानी का कथानक किस पर आधारित है? प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा पर। प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा पर, यानी उसने कहा था कहानी का कथानक यानी विषय वस्तु है वो आधारित है। कथानक कहते हैं विषय वस्तु को, यानी किस विषय को प्रस्तुत किया जा रहा है या कहानी क्या है। चलिए नेक्स्ट, उसने कहा था कहानी के प्रथम अंक में किसका चित्रण किया गया है? तो उसने कहा था कहानी में 3 अंक हैं। तो पहले अंक में बालक बालिका के बाल सुलभ निश्चल प्रेम का चित्रण किया गया है। बाल सुलभ निश्चल प्रेम है, बिना छल का जो प्रेम है उसका चित्रण किया गया है। अगला है अपना, उसने कहा था कहानी के दूसरे अंक में, यानी दूसरा अंक है उसमें किसका चित्रण किया गया है? महायुद्ध के वातावरण का चित्रण किया गया है। तो दूसरे अंक में महायुद्ध के वातावरण का चित्रण किया गया है। अगला है, उसने कहा था कहानी के तीसरे अंक में किसका चित्रण किया गया है? लैला सिंह के आत्मोत्सर्ग का चित्रण किया गया है। लैला सिंह का जो आत्मोत्सर्ग है यानी अपने आप का उत्सर्ग या अपने आप का बलिदान है उसका चित्रण किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किसके संपादक मंडल में भी काम किया? किसके संपादक मंडल में भी काम किया? तो नागरी प्रचारणी सभा काशी के संपादक मंडल में काम किया और काफी ग्रंथों का उन्होंने संपादन भी किया, जिनका जिक्र मैंने यानी अन्य चैनलों पर विस्तार से दिया हुआ है। चलिए, सत्य के प्रयोग किस महापुरुष की आत्मकथा है? सत्य के प्रयोग, तो सत्य के प्रयोग किस महापुरुष की आत्मकथा है? तो ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मकथा है सत्य के प्रयोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अगला प्रश्न अपना है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किसने किया? यानी राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? तो यह प्रश्न देखिए, 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से महात्मा गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से महात्मा गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कह करके 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से महात्मा गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और आजाद हिंद फौज के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी।
आजाद हिंद फौज के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस भारत में किस रूप में मनाया जाता है? गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस है वो गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस विश्व में किस रूप में मनाया जाता है? तो विश्व में किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में हम फिर जल्दी हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक आप वीडियो देखते रहिए और एंजॉय करते